हाँ, ध्यान दें। मैं संतोष कुमार मिश्रा गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। प्यारे बच्चे, आप लोगों के सामने अब आपका जो ये नेक्स्ट क्लास है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद अब आप साहित्यिक भाषा के उत्थान की तरफ आएंगे कि साहित्यिक भाषाओं का उत्थान किस प्रकार हुआ। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ इस विषय की सारी विशेषताओं को जानेंगे कि साहित्यिक भाषा अर्थात साहित्यिक भाषा कहाँ से आया और साहित्यिक भाषा कैसे बना और इस साहित्यिक भाषा में कौन कौन सी बोलियां आकर के मिली। इस प्रकार के विवरण का चित्रण आपके सामने आज इस क्लास में हम बताएंगे और इसको आप समझते हुए जानते हुए अगर कहीं कोई बात आपको और इससे बेहतर जानना हो तो आप उसके लिए बात कर सकते हैं। यही आपके विवरण का आज विषय है। तो देखिए, लिखे हैं हम हेडिंग आपके सामने, साहित्यिक भाषा। तो साहित्यिक भाषा इसलिए वहां लिख दिए कि सबसे पहले केवल भाषा का नाम आया है, भाषा के बाद तब उसमें आकर के साहित्यिक शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसके विषय में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बताया गया है कि साहित्यिक भाषा में सबसे पहला पॉइंट केवल भाषा है, तो भाषा से हम इसका शुरुआत करेंगे और भाषा के शुरुआत के बाद से तब हम आगे जब और बढ़ते हैं तो इसके आगे बढ़ने में इसमें और क्या क्या विकास हुआ है तब हम उस विषयों पर बात करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ जो भाषा शब्द आपके सामने आया हुआ है, यह भाषा शब्द किस शब्द से पहले यहाँ आया बन करके सबसे पहले हमें इस विषय पर बात करना है और इसका उत्थान कैसे हुआ इस पर बात करना है। फिर यह किस किस क्षेत्र के रूप में यानी बटा या किस किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ इसको हम जानेंगे और इसके जानने के बाद तब इसके अगले कड़ी में अगले पॉइंट पर बात करेंगे। इस प्रकार से उत्थान का यह परिचय हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में भाषा की श्रेणी में मिला। तो देखिए, विद्वानों ने बताया है कि भाषा जो है यह भाष शब्द से मिलकर बना है और यह जो भाष शब्द है यह हमारे हिंदी का शब्द नहीं है, यह हम अपने संस्कृत भाषा के शब्दों से लिए हैं जिसका नाम है भाष। तो यह भाष एक धातु है जिससे भाषा की उत्पत्ति हुई। अब इसकी उत्पत्ति का हमने आधार जाना। इसकी उत्पत्ति के आधार को जानने के बाद अगर हम इसके अगले पैटर्न पर चलेंगे तो यहाँ यह बात करेंगे कि भाषा भाष धातु से बना, यह हम क्लियर हैं। लेकिन आगे अगर पूछा जाए इस भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, इस भाषा शब्द का भावार्थ क्या होता है, तो हम इसको भी जानने का प्रयास करें। देखिए, भाषा का अर्थ होता है साधन या माध्यम, साधन या माध्यम। ये दो बिंदु हमारे सामने आया कि भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या माध्यम। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि साधन और माध्यम का पूरा अगर हम अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं तो इसका प्रमाणिक एक परिभाषा बनता है कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों का आदान प्रदान, हम अपनी बातों का आदान प्रदान एक दूसरे से, आदान प्रदान एक दूसरे से सरलता से कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये पॉइंट आपके सामने आया कि एक दूसरे से सरलता से
से प्रकट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। इसको हमने जान लिया कि साधन या माध्यम का क्या मतलब हुआ। जैसे हम अपनी बातों को अगर समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस जानने, इस समझने का अगर माध्यम आप तक पहुंचाने का नहीं है, तो यानी हम अधूरे हैं। वहाँ हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम भाषा के विकास के लिए या भाषा के उत्थान के लिए हम कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट हमारे सामने आया। इसको जानने के बाद हम सामान्य तरीके से इसके विषय में अगले पॉइंट पर बात करेंगे। तो इसके प्रकार या भेद की बात करते हैं, भाषा के भेद की बात। तो भाषा के कुल 3 भेद होते हैं जो हमारे सामने हैं। पहले भेद को अगर कहा गया तो इसका नाम है कथित या मौखिक भाषा, कथित या मौखिक भाषा। अब देखें, अगर हम कथित या मौखिक भाषा के विषय में बात करते हैं तो यहाँ इसका यह कथन है कि जब हम किसी अपनी बात को किसी भी व्यक्ति से, किसी के भी सामने बोल कर या कहकर बता रहे हैं तो इसे हम कथित या मौखिक भाषा का माध्यम कहते हैं। वही चीज पहले कथित रूप में कहा गया, बाद में विद्वानों ने उसी को मौखिक शब्द का नाम दिया। तो पहला पॉइंट आपके सामने मिला। अब यहाँ इन चीजों को बताने से ही आपके दिमाग में ये बातें बन जा रही हैं। यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोई बहुत बात नहीं बनती है। पॉइंट को जानिए और जानने के साथ साथ उस कथन पर क्या चर्चाएं, क्या डिस्कस चल रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं, इन चीजों को आप तटस्थता से जानिए। तो कथित या मौखिक के विषय में मैंने जो बताया ये आपको बिल्कुल क्लियर ये बात मिली कि बोलकर या कहकर जब हम बातों को व्यक्त करते हैं तो वही कथित या मौखिक भाषा का माध्यम हुआ। और उसके पहले अगर हम बात किए तो भाषा के बारे में बात किए तो भाषा का जो शाब्दिक अर्थ हमने आपके सामने बताया वह केवल साधन या माध्यम है। अभी साहित्य का संबंध आगे हम बताएंगे। अभी केवल सामान्य रूप से साहित्यिक भाषा में केवल भाषा पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पर जब हम आए तो दूसरे पॉइंट का नाम है लिखित भाषा। क्या नाम है? लिखित भाषा। अब अगर हम लिखित भाषा पर आ गए तो अब यहां वह बातें हमारे सामने मिल गई कि लिखित भाषा का चर्चा क्या है। तो यहां हम बताएंगे सीधे कि लिखित भाषा का मतलब होता है कि जब हम अपनी बातों को एक दूसरे से, जब हम अपनी बातों को एक दूसरे से लिखकर या लिखने के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे जो बात हम आपके सामने जान रहे हैं, अगर इसमें इन पॉइंटों को आपके सामने लिखने की शैली हम नहीं बना करके आपके सामने रखते या बताने के नियम को नहीं बताकर सामने रखते, तब तक यह आपके सामने प्रकट नहीं लिखित रूप में बनता। तो कहना या बोलना कथित हो गया और लिखना लिखित भाषा हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसका नाम है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब जब सांकेतिक भाषा का नाम आया तो इस पैटर्न पर हम चले कि सांकेतिक भाषा क्या है। तो देखें, अगर हम सांकेतिक भाषा की चर्चा करते हैं तो इसकी एक परिभाषा हमारे सामने बनती है कि इसमें बोलना नहीं है, इसमें हम केवल इशारे के माध्यम से या संकेत के माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार की भाषा के नियम के रूप को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे अगर आप कभी भी
कहीं संकेत का प्रारूप अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, तो रास्ते में चलने पर आपके सामने अगर एरो का निशान ये लगा हुआ है कि यहाँ आपको राइट साइड जाना है, तो आप संकेत के नियम से चले जाते हैं, वहां आपको कोई जानकारी लेनी नहीं पड़ती है। तो संकेत का मतलब यही होता है इशारा। अब इस प्रकार से भाषा का ये प्रारूप आपके सामने तीनों बताया गया। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वह बनेगा एक हेडिंग हिंदी साहित्यिक, हिंदी साहित्यिक भाषा के विकास का नियम या विकास की उत्पत्ति। अब हिंदी साहित्यिक भाषा के विकास की उत्पत्ति के बारे में गए तो इसमें भी पॉइंट वहीं से मिला, लेकिन पहला पॉइंट हमारे लिए कॉमन है। पहले पॉइंट में कुछ और बातें हैं, इसको भी हम सुन लें, सुनने के बाद तब उस बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके बाद का पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न इस पर तमाम बनते हैं जिस पर हम जवाब देने के लिए तत्पर कभी कभी होते हैं, लेकिन हम जानने के बाद भी उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई का मानक क्या है, तो अगर हमको नहीं पता है तो हम सब मिलकर के बता देते हैं कि भाषा की छोटी इकाई बोली है, जबकि गलत है। अगर यहाँ बात किया जाए तो भाषा की छोटी इकाई का मतलब भाषा की छोटी इकाई किसको कहते हैं, यहाँ बात करेंगे तो सामने आएगा। भाषा की छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ठीक, अब हम इस बात को समझ लिए कि भाषा की छोटी इकाई ध्वनि होती है और भाषा एक साधन या माध्यम है जिसके द्वारा बातों को हम बताते हैं। इसके अलावा अगर इसके हम भेद के विषय में बात करते हैं तो इसके 3 नियम हैं, यानी कथित, लिखित और सांकेतिक। इन तीनों प्रकार से इसका विकास हुआ है और विकास के साथ साथ यही नियम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं जो साहित्यिक शब्द जुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसको जानें। देखिए, विषय से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो किसी विषय पर अगर हम बात करेंगे तो उसमें भाषा की प्रारूपता मिलती है, लेकिन जो साहित्यिक चीज है वह केवल लिटरेचर, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है, वह हिंदी के केवल साहित्यिक शब्दों में ही व्याकरण की शुद्धता पाई जाती है। अन्यत्र और विषयों में इसकी रूपरेखा नहीं मिलती है, क्योंकि उन विषयों में केवल कहानियों का और जो है विश्व का या देश के राजपूतों का वर्णन है। इसमें भाषाओं के साथ आपके व्याकरण की चीजों के साथ साहित्य जुड़ा हुआ है। इस नाते व्याकरण और साहित्य दोनों को जोड़ करके और लेकर के एक साथ चलना यहाँ आपके लिए थोड़ी सी समस्या बनती है। तो उसके लिए व्याकरण के नियम को पहले हम रखें जानकारी, और व्याकरण के नियम को जानकारी रखने के साथ साथ या हम वहाँ अपने आप में स्पष्ट करें कि व्याकरण का विकास अगर साहित्य में मिला है तो ये साहित्य का विकास कैसे हुआ। देखिए, यह साहित्यिक शब्द एक हिंदी भाषा के सिद्धांत में आया, तो यहाँ ये चर्चा किया गया कि इसमें हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। इसमें देखिए, हिंदी भाषा के विकास में 2 प्रकार के सिद्धांतों का जन्म होता है। प्रथम सिद्धांत का नाम है सतम सिद्धांत। क्या नाम है? सतम सिद्धांत। ये पहले सिद्धांत का नाम है, और दूसरे सिद्धांत का नाम है केंटुम सिद्धांत। ये 2 प्रकार के सिद्धांतों के जन्म से अब हम हिंदी भाषा के विकास का कुछ आधार बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो साहित्य में या इतिहास की कहानियों में यह मिलता है कि हिंदी भाषा, हम लोग ये जानते हैं या बताते हैं कि हमारे देश की भाषा है और थी, लेकिन ऐसा और साहित्यकारों ने जब इसका खोज किया तो ये पता चला कि नहीं, सबसे पहले
या हिंदी भाषा का जो विकास था, ये भाषा साहित्य में हमारे देश की भाषा का मूल रूप नहीं था। ये सबसे पहले भारोपीय परिवार की भाषा थी, यानी हमारे देश के अलावा यूरोप के लोग भी बेहतर हिंदी शब्द को जानते थे। वहां के 76.6% विद्यार्थी जो है लोग, यानी इंग्लिश जो हिंदी भाषा को जानते थे, और वह इन शब्दों को इस प्रकार से विकसित किए हैं कि उनके सिद्धांतों का विकास आज तक हम पढ़ते, लिखते और जानते हैं। और उन पर एक प्रश्न जो चुना जाता है, आपसे बात भी किया जाएगा कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो सबसे पहले हम जवाब देते हैं कि हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। साहित्यिक विकास में अब सिद्धांतों पर हम आते हैं, जो आपके सामने सिद्धांत लिखे गए हैं। इस सिद्धांत में शतम सिद्धांत संस्कृत भाषा के 100 वर्ण से बना, और यह जो दूसरा सिद्धांत है, यह फारसी भाषा के ह वर्ण से बना। ये दो प्रकार के वर्ण हमारे सामने मिलते हैं, जबकि दोनों में कुछ भाषाएं आकर के मिली हुई हैं, तो दोनों भाषाओं का प्रमाण अलग अलग है। उसमें कुछ भाषाएं जो दोनों में मिली हुई हैं, तो दोनों एक दूसरे में अपभ्रंश मानी जाती हैं, और अपभ्रंश जो माना गया है, उस अपभ्रंश के कुछ तर्कों को उठा करके जब 19वीं सदी में भाषा का विकास हुआ, तो भाषा के विकास में जो हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो थे, उन्हें ही प्राचीन जनक माना गया, जिनका इतिहास में नाम अबुल हसन है। उनका वास्तविक नाम अगर पता किया जाएगा तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन है। वैसे साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो इनका इस भाषा में अगर नाम पर चर्चा किया जाएगा तो भाषा में इनका नाम अमीर खुसरो यानी इस साहित्यिक क्षेत्र में रखा गया। तो देखिए, ये शतम सिद्धांत से जो उत्पत्ति होती है, इसका एक रूपरेखा आपके सामने बता रहे हैं कि इसमें संस्कृत भाषा के शब्द कुछ पाए गए, और संस्कृत भाषा के जो शब्द मिले, इनसे जब जोड़ा गया तो इसमें कुछ पाली भाषा के शब्द मिले, और जो पाली भाषा के शब्द मिले, तो पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश बनने के साथ साथ एक शब्द को इन्होंने जन्म दिया। उस शब्द का नाम है प्राकृत भाष शब्द। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ये प्राकृत भाष शब्द कहां से आया, तो प्राकृत भाष शब्द जो है, ये संस्कृत भाषा के 100 वर्ण से जो बना रूप, तो सबसे पहले संस्कृत शब्द बना, उसके बाद पाली शब्द बना। पाली एक भाषा है जो बौद्ध धर्म के लोग अपनाए थे उस समय, और बौद्ध धर्म के लोग ही इसे बोलना उस समय ज्यादा जानते थे, तो उनसे एक प्राकृत भाष शब्द का जन्म हुआ। यहाँ एक तर्क और आपके सामने आता है कि अगर बात किया जाए कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, जैसे भाषा के साथ लिपियों की भी जानकारी को रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ हम जवाब देंगे कि संस्कृत भाषा की जो लिपि है उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि। यही हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ब्राह्मी लिपि। अब इसी को हम संस्कृत की लिपि मानते हैं, और इससे प्राकृत भाष शब्द का जन्म होता है। फिर हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं, दूसरे पॉइंट का बात करते हैं, तो दूसरे पॉइंट में जो दूसरा सिद्धांत मिला, यह काफी भाषाओं को लेकर के अपभ्रंशीय बना, और अपभ्रंशीय बनने के बाद 19वीं सदी में जब ये जोड़ा गया तो इसका नाम सौरसेनी अपभ्रंश के साथ आया। किसके साथ आया? सौरसेनी अपभ्रंश के साथ आया, और सौरसेनी अपभ्रंश के साथ उत्पन्न होकर के तब 19वीं सदी में इसने खड़ी बोली को जन्म दिया, और खड़ी बोली को जन्म देने के बाद तब इसके विकास पर हमने चला। तो इसका पहला पॉइंट कि यहाँ ये फारसी भाषा का ह वर्ण है, जो वर्ण है ये फारसी भाषा से लिया गया, और फारसी भाषा के साथ अगर इसमें बात किया जाए तो फिर हमारे सामने फारसी के साथ यूनानी के शब्द पाए गए, यूनानी के साथ अगर बात किया जाए तो पुर्तगाली के शब्द पाए गए, और पुर्तगाली के साथ अगर बात किया जाए
तो पुर्तगाली के साथ कुछ पाली के शब्द पाए गए, और पाली भाषा के विकास के बाद अगर देखा गया तो इसमें हम फारसी, यूनानी, पुर्तगाली और फिर अपभ्रंशीय शब्द में एक शब्द को जन्म दिया जिसका नाम है अवहट्ठ। अवहट्ठ शब्द आ गया। अब इस प्रकार से यह धीरे धीरे विकसित हो गया, और विकसित होने के बाद विकसित होने के बाद जब अवहट्ठ शब्द आया, तो अवहट्ठ शब्द का मतलब हम खोजेंगे कि ये फारसी है, ये यूनानी है, ये पुर्तगाली है, ये पाली है, और ये अवहट्ठ शब्द को जन्म दिया गया। तो यानी फारसी भाषा, यूनानी भाषा, पुर्तगाली, पाली और अवहट्ठ का जन्म हुआ। यह अवहट्ठ जो है, यह उत्तरकालीन अवस्थाओं में अगर बोलियों के प्रारूप का विकास देखेंगे तो गुजरात राज्य के कुछ क्षेत्रों में यह एक बोली है जो बोली जाती थी। गुजरात राज्य का एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद और क्षेत्रीय स्थानों पर यह अवहट्ठ नामक बोलियों का विकास हुआ, और दोनों के साथ यानी दोनों सिद्धांतों के साथ 19वीं सदी में अगर हम बात करेंगे तो एक नए शब्द का जन्म हुआ जिसका नाम है अपभ्रंश। क्या नाम है? अपभ्रंश। और यही अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ठ विद्वानों ने रखा। अब यहां जो चर्चा मिलती है तो इस चर्चा से यह पता चल जाता है कि यानी इतिहास का यह सिद्धांत सही है या नहीं। इसलिए कि इस समय एक बात और किया जाता है कि कभी कभी तर्क मिल जाता हमारे सामने कि किस प्रकार से यह मिलकर के हिंद शब्द को जन्म दिए, तो उसका एक तर्क हमारे बीच आ जाता है। आपको यह इतिहास के माध्यम से या हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से पता होगा कि भारत का पुराना नाम आर्यावर्त था। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, और भारत में आर्य लोग अपने को मानते थे कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, क्योंकि वह ईरान और इराक देश के रास्ते से होकर के आकर के उस समय मध्य एशिया में रहा करते थे। अब मध्य एशिया में रहने के कारण वहां इतिहास की कहानियों में पता चलता है कि कुछ विद्वानों ने कहा कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी के रूप में रहे, और प्रायः लोगों ने कहा नहीं, द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आर्यों का विशेष महत्व दिया गया वहां, और लोगों को उस स्थान से थोड़ा सा विचलित किया गया। तो आर्य लोगों ने जब यहाँ की भाषा का परिचय बनाया तो यहाँ यानी इन भाषाओं से परिचित होकर अपभ्रंश के साथ एक शब्द को जन्म दिए। उस शब्द का नाम है हिंद शब्द। और यहां भी लिपि का सिद्धांत हमारे सामने आता है कि लिपि क्या है। लिपि का मतलब होता है प्रमाण या चिन्ह। तो यानी अब यहां हम चर्चा करेंगे कि जैसे संस्कृत भाषा की लिपि की बात की गई तो ब्राह्मी लिपि का नाम लिया गया। अगर हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। क्या नाम है? देवनागरी लिपि। यहीं हम इसको लिख देंगे, देवनागरी लिपि। अब लिख करके इसकी चर्चा कर लिए, इस पर और तर्क हमारे सामने आते हैं। तर्क ये सामने आते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो हम सीधे जवाब देंगे कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। और इसी सिद्धांत के आधार पर ये पता चलता है कि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। क्या है? जननी। अब अगर हम इस पर इसके विकास के तर्क को और बढ़ाते हैं तो इसके विकास के तर्क में यह मिलेगा कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ, तो संस्कृत भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि और हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि से
देवनागरी लिपि का जन्म हुआ और देवनागरी लिपि के जन्म के साथ साथ वहां एक प्रमाण मिला कि यानी संस्कृत भाषा इसी के आधार पर हिंदी की जननी कही गई। और इसके तथ्यों के प्रमाण के आधार पर अगर और इतिहास देखा जाए तो यानी दोनों में अपभ्रंश अगर मिला तो एक भाषा है जिसका नाम है पाली भाषा। ये पाली भाषा संस्कृत भाषा की भी अपभ्रंश बनी और यह पाली भाषा हमारे हिंदी भाषा के सिद्धांत की भी अपभ्रंश बनी। तो दोनों में अपभ्रंश बनने के कारण इसकी भूमिका ज्यादा मानी गई। इसको उस समय प्राचीन काल में केवल बौद्ध धर्म के लोग ही बोलना या सीखना या लिखना विशेष तौर से जानते थे कि इस प्रकार का विकास इनके शब्दों में पाया गया। अब इसके आगे अगर चर्चा किया जाता है तो वह चर्चाएं हमारे लिए विशेष और श्रेयस्कर बनती हैं कि इसका इतिहास और कहां तक प्रमाणिक है। जितनी ही गहराई से हम इसको सीखना चाहेंगे इसका उतना ही प्रमाण है। हम संक्षिप्त ही आपको ज्यादा से ज्यादा बताना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा आपके तर्क में वह चीजें आपके लेवल की नहीं है। जो और तर्क है वह हायर एग्जाम के लिए है, यहाँ केवल इतना ही तर्क है। तो इतने तर्क को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें मिला कि 19वीं शताब्दी आई और 19वीं सदी आने के बाद हिंदी जो शब्द बना ये अपभ्रंश के रूप के बनने के बाद इससे एक नए शब्द का जन्म हुआ जिसका नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। और यह सौरसेनी अपभ्रंश 19वीं सदी में एक नए बोली को जन्म दिया जिस बोली का नाम है खड़ी बोली। क्या नाम है? खड़ी बोली। अब यह जो खड़ी बोली निकली तो यहां बात आप कर सकते हैं कि ये खड़ी बोली के जनक या खड़ी बोली को बनाने वाले कौन हैं। मैंने पहले ही शब्दों में बताया कि खड़ी बोली को बनाने वाले की अगर चर्चा या नाम लिया जाएगा तो इसके प्राचीन जनक का नाम है अमीर खुसरो। प्राचीन जनक का नाम अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का ऐतिहासिक नाम आपके यानी इस अपने कक्षा के एग्जाम में भी पूछते हैं। कभी कभी ये चीजें और भी बेतार्किक एग्जामों में पूछ देता है। तो यहां अमीर खुसरो इनका वास्तविक नाम हुआ। अगर साहित्य में देखेंगे वैसे इनका नाम है अबुल हसन। अबुल हसन। अब इसके बाद अगर हम यहां बढ़ेंगे तो ये खड़ी बोली आपके सामने आई। अब यहां विद्वानों ने एक तर्क रखा कि बोली शब्द क्या है। तो बोली जो है वह यानी भाषा का एक न्यूनतम रूप है, सूक्ष्म रूप है। क्योंकि बोली जो होती है वह क्षेत्र में बोली जाती है, न कि उसकी चर्चाएं भाषा के रूप में बनी। इसमें विद्वानों ने एक सिद्धांत एक तर्क रखा और उस तर्क का यह मतलब है कि यानी बोली का जब विकास हुआ तो सबसे पहले यानी बोली उत्पन्न हुई और बोली को क्षेत्रीय बोली के रूप में कहा गया। जैसे अगर मान लीजिए हम गोरखपुर वासी हैं तो हम अपने यहाँ के क्षेत्रीय बोली का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप संत कबीर नगर के रहने वाले हैं तो यहाँ के क्षेत्रीय बोलियों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम संत कबीर नगर के लोग यानी अवधी बोली को बोलते हैं। और अगर गोरखपुर के निकट हम चले जाते हैं तो वह लोग भोजपुरी बोली से मिलते हैं। इस प्रकार इसका विकास होता है। तो बोली अगर देखा जाए तो भाषा का सबसे न्यूनतम रूप है। उसके बाद अगर देखते हैं तो बोली ही उपभाषा बनी। उपभाषा के बाद अगर चर्चा करेंगे तो विभाषा बनी और विभाषा के बाद अगर चर्चा करेंगे तो यही जाकर के भाषा बनी। और भाषा बनने के बाद तब इसका हिंदी साहित्य में यानी गद्य के क्षेत्र में विकास हुआ। क्योंकि पद्य साहित्य में कहीं पर खड़ी बोली का अगर प्रयोग आया है तो 19वीं सदी के बाद ही आया है। उसके पहले की जो बोलियां थी वह सब ब्रज अवधी डिंगल पिंगल या जिस भी प्रकार की बोलियां थी वो केवल बोली के रूप में स्वीकार की गई। लेकिन अब जब परिवर्तित हुआ तो परिवर्तित होने के बाद ये बोलियां भाषा बनी
और इन्हें विद्वानों ने 5 भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहले अगर देखा गया इतिहास में तो सबसे पहले केवल 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक का नाम था पूर्वी हिंदी बोली और दूसरे का नाम था पश्चिमी हिंदी बोली। लेकिन जब कुछ बोलियों को उससे भिन्न देखा जाने लगा तो फिर आधुनिक आलोचकों ने उस पर चर्चा किया, उस पर विचार किया और विचार करने के साथ साथ वह अपनी भाषाओं के उत्थान के सिद्धांत के यानी रूप को समझा और बोलियों को 5 भागों में बांट दिया। पहले का नाम है पश्चिमी हिंदी बोली, पश्चिमी हिंदी बोली। और दूसरे का नाम अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरे का नाम है पूर्वी हिंदी बोली। क्या नाम है? पूर्वी हिंदी बोली। तो ये दूसरे में आ गया। और अगर तीसरे में हम चर्चा करेंगे तो अब और बोलियों का इसमें समावेश हो जाता है और तीसरी बोली का नाम है राजस्थानी हिंदी बोली, राजस्थानी हिंदी बोली। तो यानी तीनों मिला ली गई। अगर चौथी बोली का नाम हम चर्चा करते हैं तो चौथी बोलियां इसमें पहाड़ी हिंदी बोली। अब ये आ गया पहाड़ी हिंदी बोली, ये इसमें आ गया। और पांचवा अगर हम चर्चा करेंगे तो पांचवें का नाम है बिहारी हिंदी बोली, बिहारी हिंदी बोली। ये 5 प्रकार से विकसित हुई। अब इस पर केवल हम चर्चा कर लेंगे कि इसका अगर बंटवारा इस तरह से हुआ तो किसमें किसमें कौन कौन सी बोलियां उद्विकसित होकर या विकास की धाराओं में आकर के मिली। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम पश्चिमी हिंदी बोली। अगर हम पश्चिमी हिंदी बोली की चर्चा कर रहे हैं तो पश्चिमी हिंदी बोली में क्या नाम आता है और किस प्रकार मिला। तो देखिए पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर बात करेंगे तो खड़ी बोली आएगी और खड़ी बोली के बाद अगर चर्चा करेंगे तो इसमें ब्रज आएगा और ब्रज के बाद चर्चा करेंगे तो बुंदेली आएगा। अब बुंदेली के बाद कन्नौजी आएगा, कन्नौजी के बाद अगर चर्चा करेंगे तो इसमें कौरवी आएगा और कौरवी के बाद गुजराती आ जाएगा और गुजराती के बाद मराठी आ जाएगा। इन सभी बोलियों का विस्तार हम पश्चिमी हिंदी से मानते हैं। अब इतनी बोलियों का विस्तार अगर पश्चिमी हिंदी से है तो यानी पश्चिमी हिंदी में इसका योगदान विशेष रूप से रहा। उसके बाद अगर विकसित बोलियां हमारे सामने मिली तो उसके बाद की बोली का नाम है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी पर चलते हैं तो पूर्वी हिंदी में कुछ प्रायः बोलियां सीमित हैं लेकिन उनका नाम यहाँ महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। तो पहली बोली है अवधी। अवधी का विकास और ब्रज का विकास कभी कभी पूछ देता है तो दोनों पर चर्चा करेंगे। अवधी का विकास जो हुआ है यह अगर चर्चा करेंगे तो पूर्वी हिंदी से हुआ है। पूर्वी हिंदी में मागधी और अर्धमागधी आ जाता है और पश्चिमी हिंदी का नाम जब लेंगे तो उसमें सौरसेनी आ जाता है। यही दोनों में भिन्नता है। कभी भी अगर ब्रज का विकास पूछता है तो आप सौरसेनी अपभ्रंश से बताएंगे और अगर अवधी का नाम पूछता है तो उसमें मागधी और अर्धमागधी की चर्चा में अर्धमागधी ज्यादा उसमें आकर के मिली हुई है। इस प्रकार से चर्चित 3 बोलियां इसमें पूर्वी हिंदी में हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये दूसरे बिंदु की बात हो गई। अब हम तीसरे पर आते हैं। तीसरे का नाम है राजस्थानी हिंदी बोली। राजस्थान में कई स्थान हैं, जैसे राजस्थान में एक जगह है मारवाड़, तो मारवाड़ के लोग जो हैं वह हम मारवाड़ी बोलते हैं। और दूसरा जगह है मेवाड़, मेवाड़ के लोग मेवाती बोलते हैं। तो यानी मारवाड़ में मारवाड़ी, मेवाड़ में मेवाती। और एक स्थान जयपुर है, वहां पर जयपुरी बोली जाती है। और वहीं का एक क्षेत्रीय स्थान है, उस जगह पर मालवी बोली जाती है। और मालवी के बाद एक पूरा सीमित क्षेत्र है, वहां की बोली जैसे संथाल लोग संथाली बोलते हैं तो ढूढ़ाड़ी एक बोली है क्षेत्रीय, वह भी वहां बोली जाती है। और पूरे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में
राजस्थानी हिंदी की बोली का विकास है। इस प्रकार से साहित्यकारों ने इस हिंदी को विकसित किया। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं। चौथे का नाम है पहाड़ी हिंदी बोली। अगर हम पहाड़ी हिंदी बोली की चर्चा करते हैं तो पहाड़ी हिंदी बोली में ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड और उधर के सीमाओं की चर्चा करेंगे। वहाँ की बोली जैसे कुमायूनी है, गढ़वाली है, और गढ़वाली के साथ अगर हम बात करते हैं तो नेपाल भी हमारे सीमाओं से निकट ही है, तो नेपाली भी वहाँ बोली जा सकती है। इस प्रकार से बोलियां विकसित हुई और भाषा का उत्थान हुआ। और फिर लास्ट में बिहारी हिंदी बोली आती है, जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब आकर के विकसित हुए और विकसित होकर के हिंदी भाषा के उत्थान की तरफ आगे बढ़े। इस तरह से जानते हुए संक्षिप्त में आज का यह साहित्यिक भाषा या हिंदी साहित्यिक भाषा के विकास की उत्पत्ति का क्लास अब यहीं हम समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगली कड़ी में नेक्स्ट क्लास आपको अगले समय बताया जाएगा। तब तक के लिए मौका दें। धन्यवाद।